तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से एक ब्रेकआउट आ जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर सेक्टर भी यहाँ से ऊपर चला जाता है तो इसमें भी साथ साथ में ब्रेकआउट आ जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोरस लैब को डिस्कस करेंगे। काफ़ी क्रेजी ये अभी एक्शन बना रहा है, और साथ साथ में मैं इसके सेक्टर निफ्टी फार्मा को भी डिस्कस करूँगा, और उसमें भी मैं बताऊँगा कि कहाँ कहाँ ऐसे डिमांड जोन है। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई लर्निंग मिलेगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। चलते हैं हम चार्ट पे लोरस लैब के। ईयरली से मैं इसकी पूरी आपको रिसर्च शेयर करता हूँ। 2016 में इसका आईपीओ आता है और ये स्टॉक ओपन होता है, और ऑलमोस्ट 2 ईयर तो प्राइस एक सेम रेंज में रहती है, और फिर एक रेड कैंडल बनती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन चुका है। प्राइस एकदम ऑल टाइम लो पे आती है, और फिर ये कैंडल देखो, ईयरली की कैंडल ऑलमोस्ट 276 से स्टॉक 1500 प्लस चला गया है। मतलब कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया था, कि पूरी मतलब ईयरली की कैंडल बनी है इतनी बड़ी। और अगेन हम ये भी कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया, कि उस पूरी बाइंग को इसने कम कर दिया। लेकिन इस सेलिंग की वजह से हम उस बाइंग को तो इग्नोर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग तो आई थी, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बन गई है, तो हमारा एक डिमांड जोन बन गया है यहाँ पे। तो हम ऐसे डिमांड जोन मार्क कर देते हैं इसको। प्राइस इसी डिमांड जोन में आई है और अभी यहाँ से रिकवर हो रही है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन बन रहा है, लेकिन ये कैंडल अभी लाइव है तो मैं इसको मार्क नहीं करूँगा। तो हम हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे अगर हम देखें तो प्राइस में ये ईयरली का डिमांड जोन मैं अब डिलीट कर देता हूँ। प्राइस में एक यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता है, लेकिन प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन में आती है और इसको ब्रेक कर देती है, और फिर ऑल टाइम लो से रिकवर होती है। तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बन गया होगा। प्राइस यहाँ से चलती है, नीचे आती है, तो प्राइस में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता है। और प्राइस में यहाँ पे एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी बन गया है। तो प्राइस में ऊपर जाते जाते एक ये डिमांड जोन भी बना है, और प्राइस अभी इसमें आई है और यहाँ से रिकवर हो रही है। अभी ये कैंडल लाइव है तो मैं इस जोन को भी मार्क नहीं कर सकता हूँ। क्वार्टरली पे चलते हैं हम। क्वार्टरली पे देखें हम, तो प्राइस अभी हमारे क्वार्टरली के इस सप्लाई जोन में है, लेकिन ये ऑलमोस्ट एकदम ब्रेक हो गया है। मतलब ये ऑलमोस्ट इस सप्लाई जोन को इसने ख़त्म कर दिया है। मतलब प्राइस देखो, प्राइस जब इस सप्लाई जोन को हिट हुई, प्राइस नीचे आई, अगेन प्राइस ऊपर जा रही है, अगेन थोड़ी नीचे आ रही है, अगेन ऊपर जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे अपने इस सेलिंग को कम कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये सेलिंग प्रेशर आ रहा है और अगेन बाइंग आ रही है। मतलब प्राइस इस सप्लाई जोन को ज़्यादा कुछ समझ नहीं रही है, और बायर्स में ज़्यादा पोटेंशियल है, और वो बार बार प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। मतलब क्वार्टरली के सप्लाई जोन में प्राइस है, और बाइंग आती जा रही है, आती जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं सेलर कमज़ोर है और बायर स्ट्रॉन्ग है। अब हम मंथली पे चलते हैं। मंथली पे अगर हम देखें तो हमारा ये पूरा क्वार्टरली का जोन है, ठीक है। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, क्वार्टरली के सप्लाई जोन को। मैं आपको पूरा बॉटम से ही समझाता हूँ। प्राइस यहाँ पे बॉटम में आती है और यहाँ से रिकवर हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है। प्राइस इसमें आती है और यहाँ से रिकवर होती है। ऊपर जाते जाते प्राइस में एक और यहाँ पे डिमांड जोन बनता है, अगेन प्राइस इसमें आती है और यहाँ से ऊपर जाती है।
अगेन प्राइस में यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता है, प्राइस इसमें आती है और यहाँ से ऊपर जाती है, और यहाँ पे एक और डिमांड जोन बनता है। अब इस कैंडल से प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में आ गई है। अब हमें पता है कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन में अगर प्राइस आती है तो हमारे पास नीचे क्वार्टरली का डिमांड जोन होना चाहिए, लेकिन इस बार क्या होता है, प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन से ही चल रही है। मतलब क्वार्टरली का सेलिंग प्रेशर और मंथली का डिमांड जोन चल रहा है बार बार इसमें। अगेन यही होता है, प्राइस इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में अगेन गई है और अगेन मंथली का डिमांड जोन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन में इतनी ताकत नहीं है। मतलब क्वार्टरली के सप्लाई जोन से बाई सेलिंग प्रेशर आ रहा है और मंथली का डिमांड जोन इसमें चला रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें पुराना एक्शन देख के ये तो पता चल गया है कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन में भले प्राइस है, लेकिन मंथली का डिमांड जोन भी इसको चला रहा है। और अभी यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन एक और बना है, और प्राइस मंथली के इस सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, एकदम ओरिजिन पॉइंट से। यहाँ से नीचे आ रही है। तो अब मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं वीकली पे। वीकली पे अगर हम देखें तो प्राइस एकदम प्रॉपर ओरिजिन में आई है और यहाँ से नीचे आ रही है। हमने पुराना एक्शन समझ लिया कि जिस हिसाब से सब फॉलो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी मंथली का डिमांड जोन भी फॉलो होने वाला है। अगर हम वीकली पे पुराना एक्शन समझें कि क्या क्या हुआ, तो प्राइस में यहाँ पे एक ये डिमांड जोन बना, प्राइस इसमें आई फॉलो हो गई। प्राइस में अगेन ऊपर गई प्राइस, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बनना, फॉलो हो गई प्राइस। यहाँ पे जो डिमांड जोन बना वो इस कैंडल से फॉलो हो गया। सप्लाई जोन फिर अगेन फॉलो हुआ, सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आई तो प्राइस इस प्रॉपर ओरिजिन में आई और यहाँ से चली। अगेन यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, यहाँ पे प्राइस चली। अगेन यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, इसमें आई प्राइस चली। यहाँ पे एक और डिमांड जोन बना, यहाँ से भी प्राइस चली, इस ओरिजिन से प्राइस चल रही है। यहाँ पे आई प्राइस अगेन चल रही, मतलब कहीं ना कहीं वीकली के जो डिमांड जोन है वो भी फॉलो हो रहे हैं इसमें। भले प्राइस क्वार्टरली गई है, देखो प्राइस यहाँ पे क्वार्टरली के इस सप्लाई जोन में एंट्री देती है और प्राइस वीकली के डिमांड जोन से चलती है। अगेन प्राइस यहाँ पे जाती है और वीकली के डिमांड जोन, मतलब क्वार्टरली के जोन में जाके भी प्राइस वीकली के डिमांड जोन फॉलो कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा पुराना देख के ये तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या एक्शन अभी बन रहा है प्राइस में। क्वार्टरली के सप्लाई जोन में जाके भी प्राइस जैसे मंथली और वीकली के डिमांड जोन फॉलो करें, तो हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है। अच्छा डिमांड जोन है, देखो इतनी बड़ी बड़ी जो लेगआउट कैंडल बनी है। वो हम डेली पे चलते हैं। डेली पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो ये वाला जोन है, क्योंकि वो वीकली की मैं बात कर रहा था, तो वीकली का ये जोन है। और एक हमारे पास यहाँ पे भी जोन है। प्राइस जिस हिसाब से मतलब बड़े टाइम फ्रेम से आ रही है और हमारे वीकली के डिमांड जोन से चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन भी हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पे मैं एंट्री स्टॉप लॉस मार्क कर देता हूँ। टारगेट हम अभी के लिए 1:2 रखते हैं। टारगेट को मैं आपको बताता हूँ टारगेट इसमें क्या हो सकता है। एक तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और एक और एंट्री अगर आप चाहो कि आप एकदम सेफ खेलना चाह रहे हो, बिल्कुल सेफ, मतलब एंट्री उससे मिस हो जाए आपकी, मतलब यहाँ प्राइस यहाँ पे आए और रॉकेट हो जाए तो भी आपको ऐसा कोई टेंशन ना हो, आप ऐसा रिग्रेट ना करो, तो आप एक यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे एंट्री रखना और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, ताकि अगर यहाँ से प्राइस ट्रैप हो तो हम यहाँ से, मतलब ये नीचे एक ट्रैप लेवल है,
तो प्राइस अगर इसको स्टॉप लॉस कर दे तो ये ट्रैप लेवल इसको चला सकता है प्राइस में। अब हम इसमें टारगेट की बात करते हैं। पहले मैं ये सब ईएमए भी मार कर देता हूँ। ये देखो, ये मंथली और क्वार्टरली का ईएमए भी यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे एंट्री इस ईएमए के ऊपर रखो तो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ऐसे एंट्री मिस नहीं करना चाहते हो, मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्राइस अपने ईएमए से ही लौट जाती है, तो आप थोड़ा ऊपर ही रखो एंट्री, ताकि आपको ऐसा रिस्क न रहे एंट्री मिस होने का। मतलब स्टॉप लॉस 2-3 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम ऐसे क्वांटिटी उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे हमारे स्टॉप लॉस के हिसाब से। वो तो आप जानते हो कैसे क्या करना है, वो तो आप कर लोगे। और अभी प्राइस में ये डिमांड जोन तो बेस्ट है, ठीक है। प्राइस अगर मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है तो हम ऐसे एग्रेसिव ट्रेड क्यों करें। ठीक है, एक जोन यहाँ पे भी है, आप इसको ऐसे मार्क करो। ठीक है, एक जोन तो यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉपर जोन है। और अगर प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है तो हम इस इतने एग्रेसिव जोन को क्यों ट्रेड करेंगे। वो मैं आपको सेक्टर वाले उसमें भी, अभी जो मैं निफ्टी फार्मा का एनालाइज करूँगा उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन जब प्राइस इतने ऊपर मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है तो हमें एटलीस्ट इस डिमांड जोन का तो हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस पर्सनली इसमें ही आ रहा है। इसमें और इसमें ही मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये मुझे एग्रेसिव लग रहा है ज़्यादा। वो हम टारगेट की बात करते हैं। क्वार्टरली पे अगर आप इसको भी सप्लाई जोन मानते हो तो प्राइस इसमें आ गई है, ठीक है। तो इसके ऊपर तक ही है फिलहाल। तो हम मंथली पे चलते हैं। मंथली पे भी अगर हम देखें तो अगर हम इस सप्लाई जोन को भी कंसीडर करें तो ये भी यहाँ से टेस्ट हो चुका है। तो हमारे पास बचा एक सप्लाई जोन यहाँ पे है। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू मतलब बेस्ट। तो यहाँ पे जब प्राइस आएगी तब हम एग्जिट कर लेंगे। अभी अगर आप इसमें भी फिल्टर करने जाओ तो यहाँ पे हेडिंग, ठीक है, लाइन को मैं वाइट कर देता हूँ। डेली पे चलते हैं। तो यहाँ कई सप्लाई जोन है इसमें। तो अगर यहाँ पे आती है प्राइस तो ऊपर रोकने के लिए कुछ होगा नहीं, तो एटलीस्ट हम यहाँ तक का तो टारगेट रख ही सकते हैं, यहाँ तक का 951 से। जो प्राइस हमारे इस डिमांड जोन में आएगी और अगर यहाँ से चलेगी या यहाँ से चलेगी तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि ऊपर कुछ रोकने के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नया प्राइस एक्शन बनेगा तो वहाँ कहीं यहाँ पे एक सप्लाई जोन ज़रूर बनेगा। तो हम एक बार के लिए तो यहाँ पे जो सप्लाई जोन बनेगा वहाँ पे हम एग्ज़िट कर देंगे टारगेट समझ के उसको। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सप्लाई जोन बनता ही नहीं है, या फिर जो भी सप्लाई जोन बनते हैं वो एक दूसरे से टेस्ट होकर प्राइस नीचे आती है, तो कहीं ना कहीं हम उस वो टारगेट मान सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी कैंडल बन जाए तो हमारा वो सप्लाई जोन टारगेट रहेगा। उसके बाद जो भी नीचे अच्छा डिमांड जोन बनेगा वहाँ से हम अगेन लॉन्ग हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको निफ्टी फार्मा भी समझा देता हूँ। मैं दोनों चार्ट को एक साथ खोल लेता हूँ। तो ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है और इधर हमारा लोरस लैब का चार्ट है, दोनों डेली पे ओपन है।
तो प्राइस अभी निफ्टी फार्मा में एक वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है, क्योंकि एक प्रॉपर ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से प्राइस इतना नीचे आई तो यहाँ पे जो भी डिमांड जोन बने थे उसको इसने ब्रेक किया है। तो ये जो सप्लाई जोन है वो कहीं ना कहीं पावरफुल है, और अभी नीचे इसमें यहाँ कहीं एक डिमांड जोन बना है। जैसे आप पूरा मार्क करो तो यहाँ पे भी एक ऐसे डिमांड जोन बना है। तो अगर प्राइस इसमें आती है, अगर ये निफ्टी फार्मा इसमें आता है और यहाँ से अगर प्राइस रिकवर होती है, ये था, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो इसमें कुछ रोकने के लिए है नहीं। निफ्टी फार्मा में यहाँ तक कुछ रोकने के लिए नहीं है। तो आप यहाँ पे फोकस करना। मैं आपको ऐसे सिचुएशन बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। पहली सिचुएशन ये बन सकती है कि प्राइस हमारे इस डिमांड जोन में आएगी, निफ्टी फार्मा हमारे इस डिमांड जोन में आएगा, और जो लोअर स्लैब है वो भी इस डिमांड जोन में आता है, और निफ्टी फार्मा यहाँ से रिकवर होती है, तो जो ये लोअर स्लैब है वो यहीं से भाग जाएगा। ठीक है, पहली सिचुएशन तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ऐसी हो सकती है कि प्राइस जब इस डिमांड जोन में आएगी और हमारा जो ये लोअर स्लैब है वो इस डिमांड जोन को ब्रेक करके इस डिमांड जोन में आएगा उसी टाइम पे। तो जब निफ्टी फार्मा यहाँ से भागेगा तो हमारा लोअर स्लैब भी यहाँ से भाग जाएगा। और थर्ड हमारा हो सकता है कि जब प्राइस यहाँ से नीचे आएगी और इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दे, और प्राइस हमारे इस पीछे जो ये वीकली का डिमांड जोन है इसके अंदर आए और यहाँ से ऊपर हो, और हमारा लोअर स्लैब भी उस टाइम पे या तो इस डिमांड जोन में हो या इस डिमांड जोन में हो, तो यहाँ से भाग जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा ये जो टॉपिक है वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे मैं ऐसे और भी वीडियोज़ अभी बनाते रहूँगा सेक्टर के ऊपर, तो उससे आप इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे और आपको फिर ये टॉपिक है वो इजी लगने लगेगा। जैसे कि जब हम 10th में होते हैं तो हमें मैथ्स कितनी हार्ड लगती है, लेकिन जब हम 12th में आ जाते हैं तो हमें वो 10th की मैथ्स इजी लगने लग जाती है। तो वैसा ही है, जैसे जैसे आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहोगे, रेगुलर इस पे स्टडी करते रहोगे, तो ये चीज़ भी आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। और एक और बात और कि प्राइस में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ये देखो। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से एक ब्रेकआउट आ जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर सेक्टर भी यहाँ से ऊपर चला जाता है तो इसमें भी साथ साथ में ब्रेकआउट आ जाएगा। अगर सेक्टर इस डिमांड जोन में आएगा और ये भी इस डिमांड जोन में आएगा और सेक्टर अप मूव देगा तो ये भी अप मूव हो जाएगा। वो सब आप आपके हिसाब से देख लेना। होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी नई लर्निंग मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।